आज की जो कहानी है थोड़ी डिफरेंट है। अब तक हीनियस क्राइम, डॉन, अंडरवर्ल्ड, मर्डर मिस्ट्री, टैटू, उससे हटकर आज ये कहानी इसलिए भी मैं अलग मानता हूँ कि जो चीज़ हुई है, जो आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जब ये हुआ इंसिडेंट, तो हम सबको यही लगा था कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग होगा, कोई बहुत इसमें मास्टरमाइंड होंगे, बड़ा शातिर दिमाग क्रिमिनल होगा। लेकिन जब खुला तो पता चला कि सारे अनाड़ी थे। हरियाणा के हिस्ट्री में इससे बड़ी बैंक रॉबरी नहीं हुई जो 5 साल पहले हुई थी। और जब ये बैंक रॉबरी हुई तो मुझे याद है कि अगले 3 दिन तक सारे नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, उसमें ये हेडलाइन भी, सारी खबरें इसी के ऊपर जा रही थी, क्योंकि खबर ही ऐसी थी, हर आदमी शॉक था। और मैंने इस पे लगातार 3 से 4 दिन शो बनाया था। टीम भी भेजी थी मैंने अपनी। मेरी टीम में एक हिमांशु है रिपोर्टर, वो बाकायदा उस सुरंग के अंदर भी उतरा था और उसको मैंने कहा था कि उसकी टाइमिंग और तुम अपने कदम भी नापो और टाइम देखो कि तुम कितनी देर में उस सुरंग से बाहर निकल सकते हो। थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो गया कैमरामैन के साथ, उसने शूट किया, फिर हम लोगों ने उसको दिखाया भी। तो कहानी हरियाणा के अब तक के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की है। एक बड़ा फेमस बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। जब पंजाब नेशनल बैंक का नाम आता है तो फिर नीरव मोदी का भी नाम आता है, जो भी लंदन में है, और हमारे यहाँ से भगोड़े पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। देखिए उनको कब हैंड ओवर किया जाता है। कई हज़ार करोड़ का मामला है, लेकिन ये मामला अलग है। ये पंजाब नेशनल बैंक में रॉबरी का मामला है। 27 अक्टूबर 2014 मंडे का दिन था। करीब 9:30 बजे बैंक खुलता है। बैंक के स्टाफ पहुंचे, गार्ड ऑलरेडी रहता ही है ड्यूटी पे, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ये बैंक 1.5 दिन के बाद खुल रहा था, क्योंकि सैटरडे बैंक में उस दिन हाफ डे था। 4 बजे के आसपास सारे स्टाफ जा चुके थे, बैंक में ताला लग चुका था, सिर्फ बाहर गार्ड खड़ा हुआ था। संडे की छुट्टी थी। उसके बाद मंडे आता है। मंडे 9:30 बजे बैंक अपने वक्त पे खोला जाता है। बैंक के स्टाफ अपनी अपनी जगह ले लेते हैं, अपना काम शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद बैंक के मैनेजर जो हैं उस ब्रांच के, ये सोनीपत के गोहाना एक जगह है, वहाँ का ये ब्रांच था पंजाब नेशनल बैंक का। तो बैंक का मैनेजर 9:30 के आसपास 9:35-40 पे वो भी बैंक में दाखिल होता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लॉकर रूम और स्ट्रांग रूम की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये बैंक का है कि जब तक कोई जो मोस्ट सीनियर अफसर नहीं आएगा तब तक बैंक के जो लॉकर या स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम वो रूम होता है जिसमें सारे बैंक के कैश रखे जाते हैं और बाकायदा उसको फिर ताला लगाकर और सब कुछ बैंक के अफसर की निगरानी में वो लोग बाहर निकलते हैं। तो 1.5 दिन की छुट्टी के बाद बैंक मैनेजर आते हैं। उसके बाद जाकर स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोल के वो अंदर दाखिल होते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पे लोगों के लॉकर थे। उस बैंक में करीब 350 लॉकर थे, 350। तो जो पहली नज़र उनकी पड़ती है वो दरवाज़ा खोलते ही वो ये कि करीब करीब एक लाइन से बहुत सारे लॉकर के ताले टूटे हुए हैं, सारे लॉकर के दरवाजे खुले हुए हैं, कुछ फर्श पे भी कागज़ वागज़ बिखरे हुए हैं। तो एक बैंक अफसर, एक बैंक मैनेजर वो देख के पहली चीज़ समझ जाता है, क्योंकि बंद वही करके गए थे और खोल भी वही रहे, कि बैंक में डाका पड़ चुका है। अब उनकी हवा ख़राब, फ़ौरन शोर बचाते हैं, बैंक के बाकी स्टाफ आते हैं। इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है। इसी अफरा तफरी के दौरान अचानक बैंक मैनेजर की नज़र उस लॉकर रूम में एक लॉकर के नीचे ही ज़मीन पर पड़ती है, फर्श पर, और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक गड्ढा है। उस गड्ढे को देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये गड्ढा नहीं बल्कि एक सुरंग है, और जो कुछ हुआ ऐसी सुरंग के रास्ते हुआ। खैर, इसके बाद उतनी देर में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस सारी चीज़ें देखना शुरू करती है। तो उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है, गिनती होती है, तो पता चलता है कि 86 लॉकर्स खुले हुए थे और उसके अंदर के रखे सारे सामान गायब हैं। उसी लॉकर के बराबर में स्ट्रांग रूम था जिसमें कैश रखे जाते हैं,
लेकिन उस स्ट्रांग रूम, मेन दरवाज़ा खोलने के बाद भी उस स्ट्रांग रूम के जो लॉक और ताले सिस्टम था वो थोड़ा मजबूत था, तो उसको टच नहीं किया गया, जबकि उसमें लाखों रुपए कैश थे। लेकिन लुटेरों ने उस स्ट्रांग रूम को शायद खोलने में नाकामयाब रहे, इसलिए उन्होंने मेहनत नहीं की, छोड़ दी और सिर्फ लॉकर पे हाथ साफ कर दिया। तो गिनती होती है 86 लॉकर खुले हुए हैं 350 लॉकर के बीच। तो जाहिर सी बात है 86 लॉकर खोलना भी आसान काम, इसमें भी घंटों लगे होंगे, क्योंकि आप असली चाबी से तो खोल नहीं रहे, चाबी वहाँ पे थी नहीं। तो सब तोड़ा जा रहा था, वो रॉड से, बाकी चीज़ों से, तो वक्त लगता है। तो अब उसके बाद तब तक बाहर लोगों को पता चलता है, और चूँकि एक छोटा सा इलाका और आम तौर पे जो बैंक होते हैं जहाँ पे लॉकर रखा जाता है, तो जो लोकल लोग होते हैं जो उस बैंक के आसपास जिनका घर होता है, वही वहाँ पे लॉकर में अपने गहने, कागजात, कई लोग तो कैश भी रख देते हैं। तो उनको जैसी ये खबर आग की तरह फैलती है, जो लोकल लोग एक एक करके बैंक में डाका पड़ गया, वो भी लॉकर सब साफ हो गए, तो वो पहुँचते हैं घबराए परेशान, सबकी जमा पूंजी उसमें। अब बैंक के स्टाफ की मुसीबत ये कि वो अंदाज़ा लगा रही है कि कितना का डाका पड़ा, कितने गायब हुए। पुलिस की मुसीबत ये कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसको खबर तक नहीं लगी। तो बैंक स्टाफ अब नुकसान गिनने में लग रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग रही है। तो सारे लोगों से, और वो जो 86 लॉकर थे उसके नंबर के ज़रिए वो सारे लॉकर के जो मालिकान थे, जिनका उसमें सामान था, उनमें से पूछताछ शुरू हुई। तो पता चला उस वक्त रफली उन्होंने जो जो अपना अपना सबने एस्टिमेट बताया कि किसी का मेरा इतना जेवर, मेरा इतना इतना, तो पता चला कि करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत के जेवर उस लॉकर से लुटेरे अपने साथ ले गए, 100 करोड़ रुपीज़ के। अब जाहिर सी बात है रकम बड़ी थी। लॉकर के साथ दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली ये कि जब आप बैंक में, जिसमें लॉकर होता है, उसमें आपका बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट होता है तभी आपको, बल्कि कई सारे बैंक तो ये भी होते हैं कि खाली अकाउंट पे नहीं देते, आपने वहाँ कुछ एफडी करा रखा, आपने ज़्यादा वहाँ पे पैसे लगा रखे हैं, तो वो शायद आपको प्रेफरेंस देते हैं। क्यों, मुझे भी इसका एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बैंक में लॉकर के लिए कई महीने मेरी वाइफ गई तो वो मिला नहीं, तो पता चला कि वो कहते थे कि खाली नहीं है, पर बाद में पता चला कि जैसे ही कुछ आप एफडी या कुछ करा रहे हैं तो फिर वो आपको प्रेफरेंस दे देते हैं। तो ऐसे ही होता है। लेकिन लॉकर के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि आप जो भी अपने लॉकर में रखते हैं उसकी एक चाबी ज़ाहिर सी बात आपके पास होती है, एक बैंक के पास होती है, और वो दोनों चाबी जब तक मिलेगी नहीं लॉकर खुलेगा नहीं। लेकिन उस लॉकर में क्या सामान है इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं, ना आपको लिख के देना होता है। तो इसीलिए उस लॉकर में रखी हुई चीज़ अगर चोरी हो जाती है या डाका पड़ जाता है, जैसे ऐसे हुआ, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता, मतलब बैंक उसका हर्जाना नहीं देगा। अब इसमें पीछे एक और तर्क ये भी है कि अगर सपोज़ मैंने 50,000 रुपये के जेवर एक लॉकर में रखे हैं, तो मैंने बताया तो है नहीं बैंक के स्टाफ को कि ये 50,000 के जेवर हैं, तो अब मैं उसके बाद क्लेम करूं कि मेरे 50,000 के जेवर थे, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ 50,000 का मैंने वाकई रखाया था। तो मैं कैसे साबित करूँगा? दो तरह से, एक ये कि वही जेवर मैंने रखे, एक तो ये साबित करूँ, दूसरा उस जेवर की कीमत 50,000 रुपये ही है, उसका बिल मैं उसके सपोर्ट में दूँ, तब जाकर होता है। लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए बैंक में रखे हुए लॉकर में आपके सामान के साथ कुछ हो जाता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये आरबीआई के भी गाइडलाइंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस ये भी कि ऐसे तमाम बैंक के जो लॉकर्स हैं वो बहुत सेफ्टी के साथ होने चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ की जो कमरे हैं, जो ताले हैं, जो छत है, जो दीवार है, जो फर्श है, वो मजबूत होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए, स्टील के प्लेट्स उसमें लगे होने चाहिए। बड़ी डिटेलिंग में है आरबीआई के गाइडलाइंस में। लेकिन यहाँ इस बैंक में ऐसा कुछ नहीं था। जाहिर सी बात, एक सोनीपत का इलाका, वहाँ का एक गोहाना का ब्रांच, पंजाब नेशनल, तो सिक्योरिटी को लेके इतने वो लोग थे भी नहीं। इवन उस लॉकर या उस स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा तक काम नहीं कर रहा था। अगर काम कर रहा होता तो शायद वो जितने भी जो आए थे पकड़े जाते या पता चलता कौन लोग हैं। तो अंदाज़ा हो गया कि 100 करोड़ रुपए की चीज़ें चली गई। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो जाहिर सी बात है पहला जो क्लू था उस स्ट्रांग रूम में, उस लॉकर रूम में और कोई सबूत था नहीं। जहाँ जहाँ से फिंगरप्रिंट्स पुलिस उठा सकती थी उठाई। उसके बाद एक अब सुरंग था, तो अब एक सवाल था कि ये सुरंग के ज़रिए ही, क्योंकि बाकी कोई ताला टूटा नहीं, बैंक बंद था, तो अब सुरंग सेफ है नहीं है,
तमाम चीज़ें करने के बाद किसी तरह पुलिस की टीम सुरंग में अपने लोगों को भेजने का फैसला करती है। इसके बाद टॉर्च की रोशनी में 2 पुलिस वाले सुरंग में उतरते हैं। सुरंग में उतरने के बाद अब वो अंधेरा है, चलते जाते हैं। सुरंग की जो चौड़ाई थी वो करीब 2.5 फीट थी। 2.5 फीट अच्छा खासा होता है, लेकिन ये कि आप आराम से वैसे नहीं चल सकते। तो उस 2.5 फीट की चौड़ाई के सुरंग में 2 पुलिस वाले उतरते हैं और चलते जाते हैं अंधेरे में, टॉर्च की रोशनी में, चलते 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 आखिर एक जगह पर जाकर सुरंग का दूसरा मुंह खुलता है। और जब उस मुंह से वो बाहर निकलते हैं तो वो एक घर था, और वो घर इस बैंक से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर था। 100 कदम की दूरी पर उस घर में जब वो पुलिस वाले निकलते हैं, उसके बाद वो फिर वहाँ से बताते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि अभी तक इधर पता नहीं है कि बैंक का सिरा कहाँ खुलता है सुरंग का। जब वो पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद पूरी पुलिस की टीम अब उस घर में पहुँचती है। उस घर के बारे में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये घर करीब 5 साल से बंद पड़ा हुआ है, और इस घर का मकान मालिक यहाँ रहता ही नहीं है, वो दूसरी जगह रहता है। ना उसने किराए पे दिया, ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो अब ये एक अजीब सी उलझन कि घर में कोई है ही नहीं रहता, घर बंद पड़ा हुआ। और शायद अब पुलिस का ये भी था कि जो लुटेरे थे उन्हें मालूम था कि घर बंद है, तो उन्होंने इसलिए इस घर का इस्तेमाल किया। खैर, ये चीज़ें चलती हैं, अब मीडिया में खबरें हैं, और एक साथ अब इतने लोगों का जो जिनके लॉकर थे वो बेचारे बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी थी जो लॉकर में उन्होंने रखी। उसके बाद एस्टिमेट सामने आता कि करीब 100 करोड़ रुपए का डाका पड़ा है। तो अमाउंट इतना ज़्यादा, इसीलिए इसको हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक डकैती भी कहते हैं। तो अब पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान। उसके बाद नेशनल मीडिया में खबरें, हेडलाइन। तो हरियाणा पुलिस की मदद के लिए बाकायदा, और इस 2014 की इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली में पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक अफसर को बाकायदा वहाँ की पुलिस के लिए मदद के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो जो पीएमओ में अफसर थे उन्होंने कुछ ऐसी बैंक डकैती के बारे में उन्हें एक्सपीरियंस था, तो वो वहाँ जाकर उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकें। इसके लिए बाकायदा दिल्ली से पीएमओ के एक अफसर को भेजा गया, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी कवायद चल रही होती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार हरियाणा के डीजीपी, ये इंसिडेंट है 27 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को एक ऐलान करते हैं कि जो भी इस बैंक रॉबरी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, सीधे 10 लाख रुपए का। अब जब इस 10 लाख रुपए के इनाम की बात आती है, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। उस बैंक के आसपास की जितनी दुकानें हैं, जो रेहड़ी पे बैठते हैं, जो दुकानें लगाते हैं, वो जो आसपास के घर में रहते हैं, वो सैटरडे से लेकर मंडे की सुबह तक उस इलाके में जितने फ़ोन, जो उसके सर्विलांस की रिपोर्ट कि क्या क्या था, कहाँ कहाँ पे कोई ऐसे कॉल्स जिससे कोई सुराग मिले, पुलिस ने सारे छान मारे। सैकड़ों लोगों से पूछताछ कर ली, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए मुलजिम तक पहुंचने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 27 तारीख का दिन चला गया, 28 का दिन बीत गया, लगातार फॉलो, खबरें छप रही है, हम सभी खबर कर रहे हैं, हमारी टीम भी वहाँ है। इसके बाद 10 लाख का इनाम का भी ऐलान हो जाता है। 10 लाख के इनाम के बाद 29 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे हरियाणा पुलिस के पास एक कॉल आता है, और फ़ोन करने वाला, उसे मालूम था कि पुलिस ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया है। वो बताता है कि इस बैंक रॉबरी में शामिल 2 लड़के इस बैंक से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में है, और वो उन दोनों का नाम भी बताता है, और कहता है कि ये खबर पक्की है। जाहिर सी बात है, पुलिस हर तरफ जहाँ से भी उम्मीद की रोशनी दिखाई दे उधर ही भागे। इस एक फ़ोन कॉल को पुलिस ने सीरियसली लिया, चूँकि उसने गाँव का नाम बताया, उन लड़कों का नाम बताया, उनकी उम्र बताई, उनका हुलिया बताया, पूरी डिटेल बताई थी। तो पुलिस की टीम पहुंचती है उस गांव में, और वहाँ उस नाम के 2 लड़के पुलिस को मिलते हैं, हुलिया भी वही, लगभग उम्र भी वही। उसके बाद पुलिस जब उनके साथ, जाहिर सी बात है प्रेशर ज़्यादा, सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो कहते हैं कि हाँ, उस बैंक रॉबरी में हम शामिल थे। फिर पुलिस उनकी निशानदेही पर उसी गांव के एक ईंट भट्टी से
उन्होंने ईंट भट्टी में अलग अलग ज़मीन में छुपाकर कुछ जेवर रखे थे। करीब 8.5 किलो सोने के जेवर पुलिस वहाँ से बरामद करती है और उनमें से एक के पास से 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। अब ये 2 गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद उनसे जब पूछताछ होती है तो उसके बाद वो 3 और लोगों के नाम बताते हैं। फिर पुलिस उनको पकड़ती है। जब ये 5 पकड़ में आते हैं उसके बाद उनसे पूरी कहानी सुनी जाती है। जब पूरी कहानी सुनी जाती है तो फिर इस पूरी बैंक रॉबरी का पूरा खुलासा होता है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलता उससे पहले इनमें से एक जो इस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था, पुलिस ने जैसे ही उसको उठाया और ये जो बाकी गिरफ्तारी हुई 2 लड़कों की निशानदेही पे, उसका नाम महिपाल था जो मास्टरमाइंड था। और महिपाल वो शख्स था जिस घर से ये सुरंग को बनाना शुरू किया गया था, जो बैंक के बराबर में घर जो 5 साल से खाली पड़ा हुआ था, उस मकान का मालिक था महिपाल, यंग नौजवान। तो वो जैसे ही उसका भेद खुलता है वो जहर खा के खुदकुशी कर लेता है। तो जो मेन मास्टरमाइंड थे 5, उनमें से जो सबसे बड़ा था वो डर और शर्म की वजह से खुदकुशी कर लेता है। अब यहाँ पे केस में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। उसकी खुदकुशी पे कई सवाल उठते हैं कि क्या वही असली मास्टरमाइंड है, क्या उसके पीछे बैंक के मुलाजिम भी शामिल हैं, या कोई और ऐसा जो जिसका बैंक में खाता हो वो शामिल है, उसको जानबूझ के रास्ते से हटाया गया। सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन खैर वो खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद बाकी लोगों से अब पूछताछ होती है। तो जब पूछताछ होती है तो उसके बाद जो पूरी कहानी सामने आती है वो कहानी ये थी कि महिपाल और इसका एक रिश्तेदार था सतीश, ये दोनों जीजा साले थे और दोनों पानीपत में ही प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। तो महिपाल और सतीश दोनों को प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान हो गया। तो अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ सोचने लगे, क्या करूं, कैसे करूं। तो उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में एक दिन ये महिपाल का ही आइडिया आया कि उसके घर के बराबर में एक बैंक है, तो क्यों ना उस बैंक में डाका डाला जाए और उस बैंक से जो भी पैसे मिलेंगे उससे जो है उसकी भरपाई हो जाएगी और फिर लोग ज़िंदगी में कुछ करेंगे। तो आइडिया इन दोनों को ठीक लगा। शुरुआत यही इन दोनों से होती है, महिपाल और सतीश, जीजा और साले से। इसके बाद ये होता है कि बैंक के छत के रास्ते बैंक में दाखिल हुआ जाए। फिर कहते हैं नहीं, पकड़े जाएंगे, लोगों की नज़र पड़ेगी। फिर होता है कि बैंक के दीवार में सेंध लगा के और अंदर घुसा जाए। फिर ये होता है कि लोगों की नज़रें पड़ेंगी। तो आखिर में महिपाल आइडिया देता है कि बैंक में सुरंग के ज़रिए दाखिल होंगे। अब ये लोग बैंक की रेकी करनी शुरू करते हैं। बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है, बैंक का लॉकर रूम कहाँ है। और प्लान ये होता है कि महिपाल के इस घर से जो बंद है, सुरंग खोदने का काम शुरू करेंगे और बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक ये सुरंग जाएगी। सितंबर से बैंक में डाका डालने की साजिश की शुरुआत होती है और उस घर से सुरंग की खुदाई का काम शुरू होता है। इसके बाद ये लोग 3 लोगों को इसमें और शामिल करते हैं और ये तीनों इस बैंक की जगह से 5 किलोमीटर दूर जो गांव था वहाँ के रहने वाले थे और महिपाल और सतीश के जानने वाले थे। इनमें एक जो था वो कंप्यूटर लैब में काम करता था, असिस्टेंट, एक बढ़ई था और तीसरा बेरोजगार था। तो ये तीनों को भरोसे में लेते हैं और कहते हैं कि ये बैंक में रॉबरी होगी और हिस्सा बराबर बांटा जाएगा। लेकिन महिपाल ने एक शर्त ये रखी थी कि चूँकि उसके घर से ये सुरंग खोदी जाएगी और ये आइडिया उसका है, तो बैंक से जो भी पैसे लूटे जाएंगे उसका 50% उसका होगा, बाकी 50% 4 लोगों में बटेगा। फिर उसने जब बताया था कि कई इस तरह से हम लोग 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसे आएंगे, तो उन सब के लिए भी लगा कि चलो बहुत रकम है, तो वो सब तैयार हो गए। इसके बाद बैंक में सुरंग खोदने के लिए कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, पूरी रैकी करते हैं और घर से उस बैंक के बीच में एक पतली सी गली पड़ती है, बस उस गली से भी निकलना था। तो जाहिर सी बात है सुरंग उस गली के नीचे से भी खोदी जानी। 2 चीज़ और थी, उस रास्ते में कुछ टेलीफोन के तार की वायरिंग और पानी की जो सप्लाई होती है उसके पाइप भी थे। तो अब ये भी था
आप ये देखिए कि इसमें से कोई भी एक्सपर्ट नहीं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखा कि टेलीफोन के तार की वायरिंग नहीं कटनी चाहिए, पानी के पाइप को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदाई के दौरान ये दोनों चीज़ डैमेज हुआ तो फिर लोग कंप्लेंट करेंगे, फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो उसको रिपेयर करने आएगी, तो उसको पता चल जाएगा कि ये सुरंग बन रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उन्होंने इस सारी चीज़ों की प्लानिंग की। ये दिन में घर में आते बड़ी खामोशी से, और सूरज की रोशनी में ही ये खुदाई का काम शुरू करते घर से सुरंग। बाकायदा इन्होंने सारे रास्ते नाप लिए, सारी दूरियां नाप ली, और सुरंग का मुंह कहाँ खुलेगा बैंक में, ये तक इन्होंने बार बार बैंक में जाकर ये करके सारी चीज़ें कर ली। ये डेली 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं खोदते थे। उसकी एक वजह ये थी कि जो मिट्टी निकलेगी उसको एक साथ ज़्यादा मिट्टी को अगर ये कहीं बाहर में डंप करते हैं तो शक हो जाएगा लोगों को। तो मिट्टी भी उतनी होनी चाहिए कि डेली निकाल निकाल के शक ना हो। तो करीब 1.5 महीने तक इसकी खुदाई हुई। जो खुदाई का मेन काम करता था वो उस गांव का जो बढ़ई था, मेन उसके ज़िम्मे थी। महिपाल पहरा देता था कि इस खुदाई के दौरान घर में कोई ना आ जाए। बाकी लोग एक का काम था मिट्टी उठाकर बाहर डालना। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये लोग करते रहे, और 1.5 महीने के बाद ये खुदाई का काम पूरा हो गया। अब इसके बाद जब ये खुदाई का काम हो गया और इनको एहसास हो गया कि अब आखिरी जो सुरंग अगर ये खोदेंगे तो वो सीधे स्ट्रॉन्ग रूम में जाके खुलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वक्त से पहले वो सुरंग का मुंह उधर खुल जाए, भेद खुल जाएगा। तब उसके लिए ये इन्होंने तय किया कि बैंक में नोटिस पे हमेशा ये लिखा रहता था, और इन लोगों ने रेकी के ज़रिए पता कर लिया था कि सैटरडे हाफ डे होता है। हाफ डे में मैक्सिमम लोग जो आखिरी स्टाफ है वो 4 बजे बैंक को बंद करके चला जाता है। तो 4 बजे से लेकर पूरा संडे, फिर मंडे सुबह 9:30 तक इनके पास टाइम है, करीब रफली 36 घंटे, 36 आवर्स। तो इनका खुदाई का पूरा काम हो चुका था, सिर्फ आखिरी हिट करना था। उसके लिए इन्होंने फिर काम रोका और सैटरडे का वेट किया। सैटरडे बैंक बंद हुआ, फिर ये लोग आए, इन्होंने बाहर से देखा बैंक बंद है, गार्ड है, अब चले गए। सैटरडे लेट नाइट आखिरी इन्होंने सुरंग खोदी और वो सीधे स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच गए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ये अपने साथ हथियार ले गए थे। एक एक कर इन्होंने लॉकर को तोड़ना शुरू किया। स्ट्रॉन्ग रूम में जो कैश था वो इनसे खुला नहीं। इन्होंने टोटल 86 लॉकर खोले, जिसमें 7 लॉकर में कागज़ थे या खाली था। बाकी सारे लॉकर में 86 में से 7 खाली थे या पेपर थे। वो सारे पेपर उन्होंने वहीं फेंक दिए, और बाकी सब में जेवर थे, कुछ में कैश भी थे। वो पैसे और जेवर उन्होंने बाकायदा अपने साथ बोरी में ले गए थे। करीब 6 घंटे तक ये उस स्ट्रॉन्ग रूम में और लॉकर के रूम में रहे, और 6 घंटे तक ये तोड़ते रहे, सामान इकट्ठा करते रहे, और आखिर में 6 घंटे बाद संडे की दोपहर के आसपास ये आखिरी बोरी वहाँ पर अपने उस सुरंग के रास्ते उस घर में लाते हैं। और घर में लाने के बाद संडे की रात को जब अंधेरा होता है, एक वाइट कलर की डिज़ायर गाड़ी वहाँ पे आती है प्लानिंग के दिन के। उस गाड़ी में ये लूट का सामान रखते हैं, सारे जेवर, और फिर रात को वहाँ से निकल जाते हैं। एक चीज़ का ये ख्याल रखते हैं कि जब जब ये उस घर में आकर जो इन्होंने 1.5 महीने सुरंग को खोदने का काम शुरू किया था, एक बार भी ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। जब ये बैंक के लॉकर रूम में गए तब भी अपने पास कोई मोबाइल लेकर नहीं गया, क्योंकि इन्हें आइडिया था कि मोबाइल के लोकेशन से सब पता चल सकता। तो खुदाई से लेकर वहाँ पे बैंक लूटने तक इन्होंने उस 1.5 महीने में उस घर से लेकर उस बैंक के रेडियस में कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया, और यही वजह है कि ये इस वजह से पकड़ में भी नहीं आए। खैर, इसके बाद ये सारी चीज़ें ले जाते हैं, और उसके बाद पहले से इनका वो तय था कि कैसे कैसे बटना है। लगभग हिस्सा भी हो जाता है। करीब 100 करोड़ की मिल्कियत थी ये पूरी उस सब की। उसके बाद ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इन्हीं में से जो 2 लड़के थे, जो एक बढ़ई था और एक जो बेरोजगार था गांव का, कंप्यूटर 3 के थे, एक जो कंप्यूटर में लैब असिस्टेंट था वो नहीं। तो बढ़ई और जो बेरोजगार नौजवान था गांव का, 25-30 साल की उम्र थी। हर अखबार में फ्रंट पेज पे स्टोरी, हर न्यूज़ चैनल पे ये हेडलाइन, अलग अलग शोज बन रहे हैं। तो ये सबको पता है, और चूंकि सोनीपत के आसपास ज़्यादा ही इस पर चर्चा हो रही है, और बैंक से 5 किलोमीटर दूर पे इसका गांव, जो बैंक का जिसने लूटा था उनमें से 2। तो रात को शराब पीकर बैंक रॉबरी के नेक्स्ट डे
इनमें से एक हंसता है जब ये कोई बताता है कि जैसे आम लोग बात करते हैं, अभी इतना बड़ा बैंक लुट गया, सुरंग खुद गई, ये बड़ा कौन हो सकता है दिमाग वाला जीनियस। तो उसमें से एक ने अपनी तारीफ करने के लिए उसके मुंह से कुछ निकल गया कि ये सब पुलिस ढूंढती रह जाएगी, हम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। उसने कुछ ऐसी लाइन बोली और डींग मारी फिर उसने कि ये हम लोगों का काम है। तो वहीं पे एक दूसरा लड़का था जिसने ये बात सुनी, और वो वही शख्स था जिसने पुलिस को कॉल किया था, और तब तक पुलिस ने 10 लाख का इनाम का वो भी कर दिया था। तो बड़बोलेपन की वजह से ये बात किसी और के कान में पहुंची और फिर पुलिस के कान तक पहुंची। अगर शायद वो ये बड़बोलापन ना करता तो आगे का पता नहीं, कभी ना कभी शायद पकड़ा जाता, क्योंकि इतने सारे जेवर बेचना भी है, कड़ियाँ होती तो अब ज़्यादा कड़ियाँ होती हैं तो पकड़ा जाना आसान होता है, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन उस बड़बोलेपन ने 72 घंटे के अंदर अंदर 72 आवर्स के अंदर हरियाणा पुलिस ने इस केस को क्रैक किया और इन तमाम लोगों को पकड़ा, उनके पास से सारी चीज़ें भी बरामद की। लेकिन अब उसमें दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग अपना अपना क्लेम करने लगे, मेरा लॉकर में इतना था, मेरा ये था। फिर ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में वहाँ पे ये हुआ कि हर एक अपना बयान देगा और जो जिसका है वो सबूत देगा, तो उसी हिसाब से लोगों को सब वापस किया जाएगा। इस बीच में इस सुरंग के अंदर जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हिमांशु मेरी टीम में, मैंने उसको जब भेजा था तो उस सुरंग के अंदर उतरा बैंक से, उसी रूम से, लॉकर रूम से, कैमरामैन के साथ। सिद्धार्थ सफाया कैमरामैन थे तब उसके साथ। तो वो दोनों उतरते हैं और उसके बाद उस सुरंग से निकलते हुए उस घर तक पहुंचते हैं। जो दूरी नापी थी बैंक के सुरंग से उतरने से लेकर उस घर तक निकलने तक 57 सेकंड्स लगे थे, 57 सेकंड। करीब 100 फीट लंबी ये सुरंग थी, बीच में एक नाली पार किया था, लेकिन उस सुरंग से उसको घुसने और बाहर निकलने में 57 सेकंड का वक्त लगा था। एक मतलब इनमें से जाहिर सी बात है बहुत सारे के किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई इस तरह की किसी का एक्सपीरियंस नहीं। आम गांव के लड़के 5 वो प्लानिंग करते हैं, परफेक्ट सुरंग खोदते हैं, परफेक्ट जगह पर सुरंग को ओपन करते हैं और फिर सारे लॉकर्स को खोलते हैं, तोड़ते हैं और लेकर निकल जाते हैं और एक परफेक्ट रॉबरी करते हैं। लेकिन वही है कि एक बंदा बड़बोलापन कर जाता है और उनका भेद खुल जाता है। तो ये थी पूरी कहानी हरियाणा के इतिहास के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की। इनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में मामला है, फैसला अभी फाइनल आया नहीं है और लोगों को उम्मीद है कि उनकी सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके पास मिल जाएंगी। बट एक चीज़ यहाँ पे कि बैंक के लॉकर में, ये मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक जिम्मेदार नहीं होता बाकी चीज़ें, लेकिन आमतौर पे ये सेफ़ भी होता, कम से कम घर के मुकाबले बैंक का लॉकर ज़्यादा सेफ़ होता है। कई बार घर में हम लोग नहीं होते, ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता या बाकी चीज़ें नहीं होती। तो हालांकि अगर बैंक को जिस तरीके से आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कहा गया है कि आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी के मेजरमेंट वैसे होने चाहिए, जैसे गार्ड 24 घंटे, सीसीटीवी कैमरा, आपके उस रूम की जो उसका पूरा वो दिया हुआ कि कितनी मोटी सीमेंट की दीवार होगी, उस दीवार के बीच में या उस फर्श के बीच में स्टील के प्लेट्स और सरिया और क्या क्या डाल के बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर करें, अगर ये जो सुरंग जो था अगर उसकी फर्श मजबूत होती और उसी मापदंड के हिसाब से बनाई जाती तो शायद वहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल होता। लेकिन वही है कि वो वैसे ही था तो आसानी से वो उन्होंने उसको डिग भी कर लिया, खोद भी लिया और वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो लॉकर सेफ़ है और सेफ्टी के हिसाब से रखें तो इसमें कोई चिंता की बात भी नहीं।